गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। रासायनिक कीटनाशी जो है ये हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा था और रासायनिक कीटनाशियों के अंदर भी हम लोग अलग अलग प्रकार से कीटनाशियों को पढ़ रहे हैं। जैसे कल हमने क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डीडीटी और बीएचसी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ और भी कीटनाशी हमने पढ़े थे। आज हम जैविक कीटनाशियों के बारे में पढ़ेंगे कि जैविक कीटनाशी जो है वो क्या होते हैं। तो चलिए, जैविक कीटनाशी जो है इंग्लिश में इनको बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। होते ये भी केमिकल ही हैं, रसायन ही होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे नहीं है कि भाई इनके अंदर कोई केमिकल नहीं होता इनमें भी केमिकल ही है, लेकिन इनके जो निर्माण की विधि है वो थोड़ी सी अलग होती है। रासायनिक जैविक कीटनाशी जो है वो वास्तव में जीवाणुओं, ठीक है, इसके अलावा कुछ विषाणुओं, ठीक है, इसके अलावा क्वक, ठीक है, क्वक जो है उनसे भी ये बनते हैं और इसके अलावा कुछ वनस्पति आधारित यौगिक होते हैं। मतलब ये जीवाणुओं से ही बनते हैं या किसी वायरस से बनते हैं या फंगस से बनते हैं, क्वक से बनते हैं या फिर वनस्पति आधारित होते हैं। वनस्पति से इनका निर्माण होता है। मतलब इनका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से किसी केमिकल से नहीं होता, वास्तव में ये जीवों से ही निर्मित होते हैं। यानी कि ये सारे आप देख रहे हैं कि सारे जीव हैं, तो जीवों से निर्मित होते हैं। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके अंदर रसायन जरूर है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से या संश्लेषित रसायन नहीं है। ठीक है, तो इनसे ये निर्मित होते हैं। अगर इनका प्रभाव देखें तो फसलों पर इनका प्रभाव जो है बहुत ही लाभदायक होता है। फसलों पर या सब्जियों पर, ठीक है, सब्जियों पर इनका जो प्रभाव है वो बड़ा ही लाभदायक है। नुकसान की अगर बात करें तो इनके नुकसान जो है वो ना के बराबर होते हैं। ठीक है, नुकसान ना के बराबर हैं और इसका ये भी जो है असर है कि फसलों पर जब इनको छिड़का जाता है तो इनका जो जहरीला इफेक्ट है वो सिर्फ उन्हीं जीवों पर होगा, उन्हीं कीटों पर होगा जिनके लिए इनको उपयोग में लाया जा रहा है। जो मित्र कीट हैं पादप के, जिन कीटों से पादप को लाभ होता है, उन कीटों के लिए ये हानिकारक नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि इस प्रकार से जो जैविक कीटनाशी जो है वो काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को या जीवों के स्वास्थ्य पर भी इनका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अपनी इनकी बात करते हैं कि ये बायो के जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें एक तो अपने घरों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है नीम। ठीक है, नीम जो है उसकी पत्तियों को उबालकर या पानी के अंदर उसकी पत्तियों को भिगोकर, और जो पानी है वो एक जैविक कीटनाशी बन जाता है। यानी कि ये वनस्पति के ऊपर आधारित कीटनाशी है। तो जैविक कीटनाशी जो है ये क्या करता है, जो है लाभदायक होता है फसलों के लिए भी और जीवों के लिए भी। इसके अलावा बीटी के बारे में पढ़ा होगा आपने। बीटी, इसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis। तो बीटी के बारे में अपने जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है ट्राइकोगार्ड या ट्राइकोग्रामा। ठीक है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया के ऊपर भी आधारित हैं। ठीक है, ट्राइकोगार्ड या ट्राइकोडर्मा। ठीक,
इसके अलावा होता है इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस, फेरोमोन ट्रैप, फीरोमोन या फीरोमेन भी कहा जाता है, फीरोमोन जो है उन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है जो जीवों के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, जीवों के द्वारा स्रावित होते हैं और जीवों के स्त्रावन, उनमें से क्या स्मेल आती है विशेष प्रकार की, जिसकी वजह से वो दूसरे जीवों को या तो प्रतिकर्षित कर देते हैं और या उनको आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो चूहा है, चूहे में से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बिल्लियां होती हैं, उनमें से विशेष प्रकार की स्मेल आती है। जो कीट हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के लिए या एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो गंध है वो अपने बॉडी में से स्रावित करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्मेल है वो स्रावित करते हैं। तो वो जो रासायनिक पदार्थ जिनकी वजह से वो जो स्मेल आती है उसको फीरोमोन कहा जाता है या फीरोमेन कहा जाता है। ट्रेप माने जाल होता है, तो फीरोमेन ट्रेप का मतलब होता है कि ऐसी स्मेल छोड़ना जिसकी वजह से वो कीट जो है, जो हानिकारक कीट है, वो इसके अंदर आके फंस जाए, है ना, और उसको ये मार सके। तो ये फीरोमोन ट्रैप होता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हो गया, वुवेरेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसिपोली, ये कुछ बैक्टीरिया और क्वक के ऊपर आधारित जो है कीटनाशी हैं। तो इनके आपको थोड़े बहुत नाम याद रख लेने, जैसे नीम, ये बीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis, तो ये आपको याद रखना है। ट्राइकोडर्मा याद रखना है आपको, वो ट्राइको कार्ड में लिखा हुआ है, मैं ट्राइकोडर्मा यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्चुअल में एक बैक्टीरिया है जिससे कि ये ट्राइकोडर्मा प्राप्त किया जाता है। फीरोमोन जो है, विभिन्न प्रकार के कीट जो हैं वो फीरोमोन्स जो है वो स्रावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं जैविक कीटनाशियों के उदाहरण हो। जैविक कीटनाशी जो है उपयोग करने में बहुत ही जो है आसान है। ठीक है, क्योंकि इनसे हानिकारक प्रभाव जो है किसी भी जीव पर नहीं होता, यानी कि किसी मनुष्य पर नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके काफी सारे कुछ यूजेस हैं। जो जैविक कीटनाशी है, इनको जितनी भी खाने की फसलें हैं, जैसे अनाज फसलें हुई, गेहूं हुआ, ठीक है, मक्का हुआ, इसके अलावा व्यापारिक फसलें, कपास हुई, है ना, इसके अलावा दालें हुई, ठीक, और सब्जियां, ये सभी फसलों पर इन जैविक कीटनाशियों को उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि आज के युग के अंदर अगर सर्वाधिक उपयोगिता स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए और प्रदूषण की दृष्टि से, तो जैविक कीटनाशी जो है वो सबसे सर्वोत्तम प्रकार के कीटनाशी होते हैं, क्योंकि इनसे प्रदूषण की मात्रा जो है वो नगण्य होती है, यानी कि 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया बायोपेस्टिसाइड के बारे में, ये बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं। एक शब्द में अगर हम बताना चाहें तो बायोपेस्टिसाइड वो रसायन हैं जो जीवों से ही प्राप्त होते हैं और जीवों को ही नियंत्रित करने या दूसरे कीटों को मारने में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे न्यूमोनिया के अंदर एक दवाई यूज की जाती है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है। तो पेनिसिलिन जो है वो एक क्वक से प्राप्त की जाती है, फंगस है, पेनिसिलिनियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। यानी कि वो ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाई है जो है तो रसायन, लेकिन वो प्राप्त किससे की जाती है, वो एक क्वक से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के ये बायोपेस्टिसाइड हैं जिनको जीवों से ही प्राप्त किया जाता है और जीवों को ही इससे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैविक कीटनाशियों से लाभ क्या क्या होते हैं। तो ये अपने को पूछा जा सकता है, जैविक कीटनाशियों के लाभ। ठीक है, तो जैविक कीटनाशियों के लाभ देखिए क्या क्या होते हैं। तो पहला लाभ इसके अंदर देखिए भाई, सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, आसानी से अपघटित। ठीक,
आसानी से अपघटित। याद कीजिए मैंने आपको कल डीडीटी के बारे में पढ़ाया था। डीडीटी जो है जब उसको मृदा में डाला जाता है, जमीन में डाला जाता है, तो वो कई 100 सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती, अपघटित नहीं होती, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण तो होता ही है और उस डीडीटी का जो विषैला प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक उस मिट्टी में बना रहता है। और अगर किसी भी कारण से वो मृदा या वो डीडीटी के जो कण हैं किसी जीव के शरीर में पहुंच गए, मान लेते हैं मनुष्य के शरीर में पहुंच गए, तो वो उसके लिए बहुत ही जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो वो कारण ये है कि वो लंबे समय तक अपघटित नहीं होता। लेकिन जैविक कीटनाशी जो है इनकी ये खासियत है कि ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही इनको किसी फसल पर छिड़का जाता है या किसी मृदा में डाला जाता है तो ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। इनके अपघटन में अधिकतम 1 माह लगता है। 1 माह के मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने के अंदर ये अपघटित हो जाएंगे। और जैसे ही इनका अपघटन होता है उस अपघटन के कारण अपघटन से ये सूक्ष्म कणों या मैं कह लूं कि सूक्ष्म तत्वों में बदल जाते हैं और उन तत्वों से ये वापस या तो पादपों में पहुंच जाते हैं और या फिर ये मृदा में शामिल होकर मृदा के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। और तीसरा ये है कि अगर ये अपघटित होते हैं तो वापस वातावरण में चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे ये है कि ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी कि इनको डालने के बाद में मृदा प्रदूषण की जो चिंता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि लक्षित कीटों का खात्मा। ठीक है, मतलब ये कि जो जैविक कीटनाशी हैं उनका उपयोग करने से सिर्फ लक्षित कीट मतलब जिस कीट से नुकसान पहुंच रहा है और जिस कीट को हमने मारना है या उसको नियंत्रित करना है उसी कीट पर इनका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो मित्र कीट हैं, ठीक है, मित्र कीटों पर ये अप्रभावी रहेंगे, अप्रभावी। जबकि जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं जो दूसरे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो क्या है कि फसल में उपस्थित सभी कीटों को मार देते हैं, यानी कि जो मित्र कीट हैं वो भी खत्म और जो दुश्मन कीट हैं वो भी खत्म और फसल के अंदर जो मृदा प्रदूषण है वो उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैविक कीटनाशियों का दूसरा जो प्रभाव है वो ये है कि ये केवल लक्षित कीटों को अपना निशाना बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा जो है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रासायनिक कीटनाशी होते हैं, रासायनिक कीटनाशी हैं उनके प्रति, यानी कि क्योंकि उनका बार बार उपयोग हो रहा है तो जो कीट हैं उन कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। अब प्रतिरोधक क्षमता जो है अगर पैदा होती है तो उस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ये जो रसायन है ये बार बार अगर उपयोग करेंगे और कीट में अगर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई तो फिर वो कीट जो है इससे दोबारा जब इसका यूज करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आज कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर क्या है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है केवल वो ही हमें बचा सकती है, तो वो कोरोना से लड़ने में मदद करती है। ऐसे ही अगर कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई तो फिर ये रासायनिक पदार्थ जो है इन कीटों पर कोई भी असर नहीं डालेंगे। तो ये तो रासायनिक कीटनाशियों की कमी है। लेकिन जो जैविक कीटनाशी हैं, जैविक कीटनाशी हैं, इनकी ये खासियत होती है कि इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती। प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इनमें विकसित नहीं होती, मतलब कीटों के अंदर इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो ये प्राकृतिक है और प्राकृतिक होने के साथ साथ इनका जो रासायनिक संगठन है वो कुछ इस प्रकार का होता है
कि जिस कीट से ये प्राप्त है ना होते, उसी के अंदर इसका केमिकल कंपोजिशन पाया जाएगा, दूसरे के अंदर कोई इसका प्रतिरोधकता या ऐसा कोई भी चीज विकसित नहीं होती है। तो ये इनकी बहुत ही एक स्पेशल बात है कि इनका उपयोग जो है बार बार उपयोग करते रहेंगे तो भी कीट जो है इनके प्रति प्रतिरोधक नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद में चौथा जो इसका लाभ है वो ये है कि जैविक कीटनाशियों को जब उपयोग में लाया जाता है तो जो फल और सब्जियां हैं उनको तुरंत काटकर उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है? इनके उपयोग से फल सब्जियां जो हैं तुरंत उपयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक? लेकिन अगर रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जब किसी फसल पर या सब्जियों पर स्प्रे छिड़क दी जाती है तो उन सब्जियों को, उस फसल को कुछ दिनों तक उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है? अगर कोई लाता है तो वो गलत बात है, लेकिन नियमानुसार जो है उस फसल को कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ा जाता है ताकि उस हानिकारक जो कीटनाशी का प्रभाव वो कम हो जाए। ठीक है? तो इसलिए, लेकिन जैविक कीटनाशियों के अंदर ऐसा है कि इनको फसल को तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद में देखिए, क्योंकि जैविक कीटनाशी जो है, जैविक कीटनाशी सुरक्षित है। ठीक है? सुरक्षित होने के साथ साथ ये इनके अंदर ये होता है कि जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है वो इनसे नहीं होता, मतलब शून्य है। ठीक है? बीमारियां इनसे नहीं उत्पन्न होती। ठीक है? बीमारियां नहीं होती। इस वजह से पूरे विश्व के अंदर जिन जिन फसलों पर बायोपेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है ना, उनकी डिमांड ज्यादा है, और उस डिमांड की वजह से क्या होता है, इन फसलों का मूल्य ज्यादा होता है। आप अपने इस एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो जो बायो एग्रीकल्चर जो है, जैविक खेती जो है, उसकी फसलें जो है वो ज्यादा महंगी बिकती हैं, और जो नॉर्मल फसलें हैं उनके रेट में और उनके मूल्य में फर्क होता है। तो इसलिए पूरे विश्व के अंदर जो जैविक कीटनाशी जहां उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन उत्पादों का मूल्य जो है वो अन्य उत्पादों से ज्यादा होता है। यानी कि किसान के लिए ये बहुत ही एक लाभदायक जो है वो होते हैं। ठीक है? तो इसलिए किसान के लिए भी अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो जैविक कीटनाशी जो है वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है? फिर इसके अलावा एक और भी इनका उपयोग है भाई, है ना। देखो, हमारे देश में किसान जो है वो आपने देखा होगा आत्महत्याएं बहुत करते हैं। आत्महत्याओं का मतलब ये है कि जिसको भी आत्महत्या करनी है पेस्टिसाइड को उठा के पी लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक सामान्य इंसान भी ऐसा ही करता है। पेस्टिसाइड क्योंकि उसको बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाती है तो इसलिए वो आत्महत्या आसानी से कर सकता है। लेकिन जो जैविक कीटनाशी हैं, इनको पी लेने से शरीर पर दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। अगर कोई प्रभाव पड़ता भी है तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। ठीक है? इसलिए जैविक कीटनाशियों के उपयोग से जिन जिन क्षेत्रों में जैविक कीटनाशियों का उपयोग किया जा रहा है वहां पर आत्महत्याओं की संख्या जो है वो कम हो रही है। ठीक है? तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा फायदा है इसका जैविक कीटनाशियों का, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जैविक कीटनाशी जो है ये मैंने बता ही दिया कि मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, ठीक है, पशुओं के लिए, मृदा के लिए और पर्यावरण के लिए। ठीक है?
इनसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये इसके जैविक कीटनाशकों के लाभ हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाभ हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इनको अप्लाई करते हो एग्रीकल्चर के जो फील्ड से जुड़े हुए हैं और अगर इन जैविक कीटनाशकों को अगर आप अपने फसलों पर अप्लाई करते हो तो ये व्यावसायिक रूप से भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है भाई, तो ये अपने जैविक कीटनाशकों का टॉपिक हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में पेस्टिसाइड के अंदर ही हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक। ठीक है, नियामक जो है वो कंट्रोलर को कहा जाता है, कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि कंट्रोल करने वाला। ठीक है, कंट्रोल करने वाला। तो पादप की वृद्धि जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम छोटी क्लासेस में 2,4-D के बारे में पढ़ते थे। तो पादपों की उन पे लगने वाले फलों की वृद्धि जो है, उनके पकाव की जो समय है, पकाव में लगने वाला जो समय है उसको कम किया जा सकता है या उसको फिर बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो रसायन हैं वो पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। तो पादप वृद्धि नियामक का मतलब ये है कि पादप की वृद्धि की क्रियाएं जो हैं उनको कंट्रोल करना या फिर उनके अंदर लगने वाले समय को बदल देना। ठीक है, तो ये काम जो है वो पादप वृद्धि नियामकों का होता है। ठीक है, पादप वृद्धि नियामक जो है मुख्यतः व्यावसायिक फसलों में जैसे कपास के अंदर, धान के अंदर और सब्जियों के अंदर या फिर विभिन्न प्रकार के फलों की फसलों पर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप इनके याद रखने हैं ना, पादप वृद्धि इंपॉर्टेंट है। जैसे साइटोकाइनिन का नाम सुना होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये आप वनस्पति विज्ञान जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर आएगा साइटोकाइनिन। इसके अलावा 2,4-D तो सभी ने सुना होगा, 2,4-D। इसके अलावा एथिलीन सुना होगा। एथिलीन जो है, जो केले हैं उनको पकाने में काम में लाई जाती है, एक गैसीय पदार्थ है जिसको उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल। ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल, तो ये भी उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा इसको इंडोल एसिटिक अम्ल को एक और इसका व्युत्पन्न होता है इंडोल एसिटिक अम्ल का। ऑक्सिन्स जो हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, जाइटिन। ऑक्सिन्स भी एक पदार्थ है जिसको कि उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जाइटिन जो है वो भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो 2,4-D हुआ, इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, मैंने ये लिखा जो एथिलीन, इसको एथाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिब्रेलिन्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिन्स, ये वृद्धि हार्मोन होता है, जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स जो है ये भी वृद्धि हार्मोन है और वृद्धि हार्मोन होने के साथ साथ ही जो ये पादप की जो वृद्धि कोशिकाएं हैं, जो पादप की जो भी उसके जड़ है या उसका तना है या फिर उसकी पत्तियां हैं, तो पत्तियों के बिल्कुल ऊपरी किनारे पर जो पाए जाते हैं ये वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, और इनको कृत्रिम रूप से भी पादप के ऊपर छिड़का जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, पादप की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर इनको कम कर दिया जाए तो ये वृद्धि को कम भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको पादप वृद्धि नियामक जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और बच जाते हैं कीट वृद्धि नियामक, वनस्पति आधारित कीटनाशक। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और जैविक कीटनाशकों के जो लाभ हैं उनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है।